सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के पेपर CC2 के विषय में, और टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी में दो एकीकरण हुए, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। और ये दोनों एकीकरण हर एक मायने में राष्ट्रवाद से प्रेरित था और दोनों का जो राष्ट्रवाद का जो उभारने का जो बीज था वो नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा हुआ है। इटली का भी इसी से जुड़ा था और जर्मनी का भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, दोनों के एकीकरण में वियना कांग्रेस का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों के एकीकरण में तो कुछ कुछ कॉमन चीज हैं जो इटली के एकीकरण के साथ भी जुड़े हुए हैं और जर्मनी के एकीकरण के साथ भी जुड़े हुए हैं। जहाँ तक कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी बदलाव होता है, तो स्वाभाविक है कि नेतृत्व की आवश्यकता होती है जो एकीकरण की दिशा में कार्य करे। तो जर्मनी में उस तरह के कार्य करने वाला व्यक्ति थे ओटोमन बिस्मार्क, और इटली में काउंट डे काउर, मेजनी, जोसेफी मेजनी, एमिनुएल द्वितीय, गैरिबाल्डी, ऐसे कुछ लोगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा एकीकरण की दिशा में। तो जर्मनी के एकीकरण का आधार नेपोलियन के साथ कैसे जुड़ा है। जैसे नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में जर्मनी पर आधिपत्य स्थापित कर दिया, आक्रमण कर दिया, कब्जा कर लिया। और प्यारे बच्चों, 200 क्षेत्र थे, 200 क्षेत्र जर्मनी में छोटा छोटा टुकड़ों में बटा हुआ था। उसको उन्होंने छोटा करके 39 में कर दिया। तो समझिए कि कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था, उसको एक करके वो कम कर दिया। तो एकीकरण की दिशा में तो पहला कदम तो हो गया। दूसरी बात कि किसी को भी आप किसी भी क्षेत्र पर आप कब्जा कर लेते हैं, स्वाभाविक है जनता की प्रतिक्रिया होगी, आपकी नीतियों के खिलाफ में आवाज़ उठाएगी, और जब आवाज़ उठाएगी तो उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होगी। यानी आपको पता ही है, राष्ट्रीयता इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है फ्रांस की क्रांति से उभर के सामने आ चुकी थी। तो वियना कांग्रेस में होता क्या है कि पोलिश क्षेत्र की जगह जर्मनी को राइन का इलाका मिल जाता है, और राइन का जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ जगह, कोयला से खनिज से भरपूर, जिसके कारण से इस क्षेत्र से जर्मनी को काफ़ी फायदा हुआ, खासकर उद्योग धंधे के डेवलपमेंट में।
क्योंकि पता है बच्चों, कोयला कितना महत्वपूर्ण खनिज है, ईंधन है। उद्योग धंधे में कई तरह के क्षेत्रों में इसे काम लिया जाता है, ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसको आप इस तरीके से पढ़िए, 1848 से पहले और 1848 के बाद की कंडीशन। कहा जाता है कि 1848 के पहले जर्मनी में सांस्कृतिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव वहाँ पर पड़ गया था। 1848 के बाद राष्ट्रवाद का जो चलन है वो तेजी से प्रफुटित हुआ, बुर्जुआ वर्ग का भी सहयोग मिलने लगा, वे भी चाहने लगे कि एकीकरण हो। तो इस तरह से इसको आप दो पार्ट में पढ़ के, दो पार्ट में बांट करके आप अच्छे से समझिए, इसमें रटने की कोई बात नहीं है। सिलसिले ढंग से मेन पॉइंट को समझिए कि आखिर इसका क्या प्रोसेस था, कैसे कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, एकीकरण के दिशा में 1848 ईस्वी के समय फ्रैंकफर्ट संसद में एकीकरण की बात उठी थी। फ्रेडरिक जो चतुर्थ हैं, उनको पूरा एकीकृत जर्मनी का ताज सौंपा जाने की बात चली, उनको ऑफर भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस पद को लेने के लिए अस्वीकार कर दिए। तो वहाँ के जो लीडर्स थे, नेता थे, लोग थे, सबको बहुत निराशा हुई, क्योंकि वे चाह रहे थे कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन फ्रेडरिक चतुर्थ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। प्यारे बच्चों, यही फ्रेडरिक चतुर्थ ने 1850 ईस्वी में ओलमुज जब सम्मेलन होता है तो इन्होंने खुद एकीकरण का प्रस्ताव रखा, विचार रखा, और आगे चल करके ये वहाँ के शासक बनते हैं। उसके बाद 1861 में फ्रेडरिक चतुर्थ ने अपनी स्वास्थ्य की अव्यवस्था के कारण, यानी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहने के कारण, विलियम प्रथम को राजगद्दी सौंप देते हैं। विलियम प्रथम को, विलियम प्रथम योग्य, प्रखर, महत्वाकांक्षी शासक था, और फ्रांस को अब वो जानता था कि जर्मनी को एक करने के लिए एक उच्च कोटि की सैनिक तंत्र की आवश्यकता है। केवल आर्थिक विकास होने से ही संभव नहीं है, बल्कि मिलिट्री सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए धन की आवश्यकता थी, और जो संसद थे वो धन देने को तैयार नहीं थे। इस समस्या का हल निकला 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को चांसलर बनाया गया, प्रसा का। प्यारे बच्चों, इसके पहले इसको आप समझ लीजिए कि जर्मनी का जब एकीकरण की बात चली तो प्रश्न ये भी उठा, क्वेश्चन हैज क्रिएटेड इन माइंड, कि एकीकरण किसके अगुवाई में हो,
तो एक समस्या थी कि एकीकरण जो हो, जर्मनी का जो एकीकरण हो, इसका डील कौन करेगा, कौन अगुवाई करेगा। तो बच्चों, इसका निर्णय लिया गया कि जर्मनी का जो एकीकरण होगा वो प्रसा के नेतृत्व में होगा, क्योंकि प्रसा औद्योगिक दृष्टिकोण से सक्षम हो गया था, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी, सांस्कृतिक स्थिति अच्छी थी। तो वो एक क्षेत्र था जो पूरे जर्मनी को लीड कर सकता था, अगुवाई कर सकता था। और जो मैं बता रहा हूं, 1862 ईस्वी में प्रसा का ही चांसलर बने। कौन? बिस्मार्क। फिर क्या होता है? बिस्मार्क तो मैं आपको बताया ना, एक यदि कूटनीतिक में, डिप्लोमेटिक में यदि कोई सबसे ज्यादा प्रखर था तो वो था बिस्मार्क। बहुत ही अवसरवादी, विलक्षण प्रतिभा का, परिस्थिति के अनुसार से वो कार्य करता था। बच्चों, वो पहले जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था शुरुआती दौर में, क्योंकि उसको लगता था कि जो राजशक्ति पावर है वो कम हो जाएगा। इसलिए वो ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया को उतना ज़्यादा विरोध नहीं करता था। इसका प्रमाण सेलेस्विंग और हॉलेस्टीन के अभियानों में देखा गया, क्योंकि 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रसा ने इस अभियान को आगे बढ़ाया था, जिसमें हेलेस्टीन को जो है प्रसा को मिल जाता है और एक जो भाग जो था वो जो है सो ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। सेलेस्विंग मिल गया प्रसा को, और हॉलेस्टीन वाला जो क्षेत्र था वो आपको मिल जाता है ऑस्ट्रिया को। डेनमार्क का अभियान आप कर सकते हैं। डेनमार्क के अभियानों में ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों साथ मिलकर लड़ा था। प्यारे बच्चों, एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया था, चाहे वो इटली का हो एकीकरण, चाहे जर्मनी का एकीकरण। शुरू से ही जर्मनी और इटली के एकीकरण में जो सबसे बाधक का काम किया वो ऑस्ट्रिया करता था, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि वीना कांग्रेस के जो अध्यक्षता था, अगुवाई कर रहा था, उसमें मेन जो लीडर था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। वो कभी नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। तो इसलिए बिस्मार्क बहुत कूटनीतिक था। उसने ऑस्ट्रिया के साथ कोई समझौता उस समय नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि इसी मुद्दा को आगे लेकर के अवसर पाके ऑस्ट्रिया को घेरने का प्रयास करेंगे। और फिर वो क्या करता है, नेपोलियन के साथ संबंध बनाता है, नेपोलियन तृतीय से जाके मिलता है, उसको राइन का कुछ क्षेत्र देने की बात करती है, जिसके वजह से नेपोलियन तृतीय उसको आश्वासन देता है कि जब ऑस्ट्रिया और तुम जब लड़ोगे, जर्मनी प्रसा के बीच झगड़ा होगा, तो उसमें वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, मतलब वो किसी को कुछ नहीं करेगा, यानी किसी को सहयोग नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो ऑस्ट्रिया को मदद करेगा। प्यारे बच्चों, बिस्मार्क ने रूस की जार की भी सहानुभूति ली। कैसे? रूस में जो है आपका बिस्मार्क वो वहाँ का राजदूत रह चुका था। स्वाभाविक है, एक रिलेशनशिप पहले से थी। और जब वहाँ पर जार के खिलाफ में आवाज उठ रहे थे, तो बिस्मार्क ने जार का साथ दिया। इस तरह से जार की सहानुभूति भी ले ली। आगे है सेडोवा का जो युद्ध होता है 1866 में। ऑस्ट्रिया
और प्रसा के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रिया हार जाता है, प्रसा जीत जाता है। और इस अभियान में, इस युद्ध में जो लगभग 6 सप्ताह चला था, इटली ने प्रसा को मदद किया था। इटली ने प्रसा को मदद किया था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया के पास जो क्षेत्र था, वेनिसिंग का इलाका, उसको मिल जाता है इटली को। फिर आगे चलकर 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि होती है। उसके बाद ये क्षेत्र को, इसको प्राप्ति हो जाती है। प्यारे बच्चों, अभी भी वो चाहता था, ऑस्ट्रेलिया से तो एक तरह से निपट गया उसने, लेकिन अभी भी कुछ इलाका जो था वो फ्रांस के कब्जे में था। तो इसलिए बिस्मार्क जानता था कि जब तक फ्रांस को नहीं हराया जाएगा, जर्मनी का पूर्ण एकीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए वो अवसर ढूंढ रहा था कि कैसे फ्रांस के साथ युद्ध करें, बहाना ढूंढ रहा था। इसीलिए बिस्मार्क सामने भी नहीं आ रहा था डायरेक्ट युद्ध करने का, वो तरीका ढूंढ रहा था। तो इस तरह से उसको तरीका मिली। उत्तराधिकार के मुद्दे पर पोलैंड में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, जिसमें बिस्मार्क किसी दूसरे व्यक्ति को, राजकुमार को शासक बनाना चाहता था और नेपोलियन तृतीय किसी दूसरे व्यक्ति को चाह रहा था, जिसके वजह से नेपोलियन तृतीय ने अपना जो राजदूत है उसको विलियम प्रथम से मिलने के लिए भेजता है। और उस समय वो एम्स नामक जगह पर छुट्टियां मना रहते हैं। विलियम प्रथम मिलता है, राजदूत का स्वागत भी करते हैं, लेकिन उस तार में, यानी जो पत्र में जारी करता है, टेलीग्राम भेजा जाता है, उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, संक्षिप्त कर दिया गया। और ऐसा लगा फ्रांसीसी जनता को कि जो राजदूत है को विलियम प्रथम ने उसकी इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया, उसकी खिंचाई की, उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया। तो एक प्रतिक्रिया की भावना डेवलप हो गई। और दूसरी ओर फ्रांस प्रसा की जो विजय अभियान था, जिस तरह से प्रसा आगे बढ़ रहा था, उससे वो चिंतित था, उसको अपमान के दृष्टिकोण से वो देख रहा था। इसलिए ऐसी स्थिति कायम हुई, लोगों का भी फ्रांस में प्रतिक्रिया होने लगी, आदान प्रदान होने लगा बात विचार, और फिर युद्ध हो गई, सेडान का युद्ध, जिसमें फ्रांस की पराजय हो जाती है। और 1861 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, जिस संधि के माध्यम से पूरी तरह से जर्मनी का एकीकरण संभव होता है। प्यारे बच्चों, जब इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो एक पॉइंट और छूट गया है, जिसको आप लिख लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन नीति उनकी नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उन्होंने, मैं बताया कि संसद में बिना निचले सदन की सहमति से उसने मिलिट्री के लिए जो व्यय होना चाहिए
निधि होना चाहिए, जो धन होना चाहिए, उसको उसने पास करवा लिया था और मिलिट्री सिस्टम को बहुत ही मजबूत करने का काम किया। यही वजह है कि जर्मनी सैनिक दृष्टिकोण से इतनी उच्च कोटि का हो सका, क्योंकि उसको पता था कि बिना सैन्य शक्ति का जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें प्रयास करना है कि सबसे पहले हमारी उच्च कोटि की सैन्य व्यवस्था हो। इसलिए प्यारे बच्चों, जब बिस्मार्क वहाँ का चांसलर बना प्रशा का, तो सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत करने का प्रयास किया। यही वजह है कि उसके बाद उसने अपनी कूटनीतिक युद्ध के माध्यम से ऑस्ट्रिया को पराजय किया और अंतिम में उसने फ्रांस को पूरी तरह से पराजित करके जर्मनी को एक किया, यानी जर्मनी के एकीकरण को संभव बनाया। तो प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था, इट प्लेड द ग्रेट रोल टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। So when you write the answer of unification of Germany, then you mention the Bismarck's blood and iron policy। यानी बिस्मार्क की जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था उसको आप जरूर मेंशन कीजिएगा। अब बता दीजिएगा कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी क्षेत्र जब तक सैन्य शक्ति उसकी मजबूत नहीं हो सकती है, तब तक उसका कोई विजय पताका नहीं लहराया जा सकता है। और इसीलिए वो बिस्मार्क एक दूरवर्ती सोच वाला व्यक्ति था। वो अपनी कूटनीतिक, अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए प्रशा को सैनिक दृष्टि से उच्च कोटि का बनाने का प्रयास किया, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस किया, प्रशिक्षण, उच्च कोटि की ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो करने का प्रयास किया। यही वजह है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का काफ़ी योगदान है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज का यह लेक्चर आपके लिए कुछ उपयोगी साबित होंगे और इस टॉपिक को आप कोई बुक को भी आप पढ़ लीजिएगा और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस लेक्चर से आपको इस टॉपिक के विषय में ज़रूर आपकी समझ डेवलप होगी। आज के लिए बस इतना। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।